तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC लाइफ के स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लस प्लान की, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान का। अब ये प्लान स्पेशल इसलिए क्योंकि ये हाईएस्ट सम एश्योर्ड प्रोवाइड करता है, लाइक 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जैसी भी आपकी एलिजिबिलिटी हो, बहुत थोड़े से अमाउंट के साथ ही आप इस प्लान को चालू कर सकते हैं। ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि अब तक के हाईएस्ट सम एश्योर्ड के साथ आता है, और क्योंकि ये म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो पॉलिसी के एंड में मैच्योरिटी के टाइम पर आपके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बन जाता है। तो क्या है पूरा प्लान, डिटेल में समझेंगे। इसके फंड की ना परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे, प्रोस एंड कॉन्स को भी समझेंगे, किन चार्जेस को इसमें हम अवॉइड कर सकते हैं, कितने चार्जेस इसमें लग जाएंगे, और क्या ये प्लान फ्रूटफुल प्लान है कि नहीं। बने ये रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए, और फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यह है स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लस प्लान, जो कि एक यूनिट लिंक्ड है ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। अब ऐसे प्लान क्या करते हैं, तो बेसिकली ऐसे प्लान ना आपको एक तो प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस और दूसरा प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, यानी कि प्रोटेक्शन, रिस्क कवर किसी भी इंडिविजुअल का, जो कि है ना उसके बाद उसकी फैमिली के काम आने वाला है, और ये रहता है यहाँ पर हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट सम एश्योर्ड अपने को इस प्लान में देखने को मिलता है, और यही इसकी खास बात है। तो ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, एक तरफ मिलती है प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ मिल जाता है अपने को इन्वेस्टमेंट। अब ये काम कैसे होता है, तो देखो ज़्यादा नहीं, सपोज करते हैं कि कोई पर्सन है जिसने कि 10,000 रुपये मंथली से, है ना, या 4,000 रुपये मंथली से, जैसा उसके उसकी कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी से, या एनुअली 1 लाख रुपये से, है ना, ये प्लान स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसने दिया प्रीमियम, है ना, और उसके बदले में उसे मिल गया रिस्क कवर। अब रिस्क कवर कितना मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम दे रहे हो तो इसका 7 गुना या 11 गुना ही आपको रिस्क कवर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली रिस्क कवर ना आपकी इनकम, एज, जोग्राफिकल एरिया, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो सपोज करते हैं कि ये जो मिस्टर एक्स हैं, है ना, ये जो मिस्टर एक्स हैं, इनको इस प्लान में 1 CR का रिस्क कवर मिल गया है। अब इन्होंने पेमेंट कितना दिया, 1 लाख रुपए, है ना, और ये प्लान कितने के टाइम के लिए लिया, सपोज करते हैं कि 40 साल के लिए, जिसमें कि ये 10 साल तक 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। ठीक है, तो 10 साल तक 1-1 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए ये इस प्लान में पे करेंगे, है ना। और जो रिस्क कवर है वो 1 CR का बना हुआ है ना, और जो पैसा आ रहा है 1 लाख रुपए, वो म्यूचुअल फंड में उसमें लगभग 95,000 रुपये चला जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली। बाकी का जो 5,000 रुपये ना, वो बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी चार्जेस, यानी कि जो टर्म इंश्योरेंस आपको इसमें मिल रहा है उसके चार्जेस हैं, है ना, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है, हाई रिस्क कवर का चार्जेस है, फंड मैनेजमेंट चार्जेस है ना, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है। तो ये लगभग 5,000 रुपये जो कट जा रहे हैं ना, वो इन सारी चीज़ों के कंबाइंड लगभग कट जा रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर आपको रिटर्न भी आ जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको ये प्लान समझाऊंगा। तो जैसा कि यहाँ एग्जांपल में मैंने दिखाया कि 10 किस्तें उसको 10 साल में पे करनी पड़ी, फिर उसके बाद वेटिंग पीरियड का वेट करता रहा, है ना। अगर इस प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसको 1 CR तो, है ना, रिस्क कवर का मिल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता और सब कुछ सही रहता है, मैच्योरिटी हो जाती है, तो इस बंदे को क्या मिलता है, इसके फंड की वैल्यू मिल जाती है। फंड की वैल्यू क्या है भाई, जो म्यूचुअल फंड में ये 95,000 रुपये लगभग जा रहे थे ना हर साल, ये 40 साल में इसका जो अमाउंट बना ना वो मिल जाएगा। तो वो लगभग 1 करोड़ के आसपास यहाँ दिख रहा होगा, 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लमसम है, अगर 8% का रिटर्न आया तो। हालांकि जब मैं इसके म्यूचुअल फंड को रिव्यू करूंगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई SIP मोड में भी इसे लगा रहा है, यानी मंथली पे करके भी लगा रहा है, तो 12% का रिटर्न तो कहीं नहीं गया है। ठीक है, अब लेकिन IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से आपको दिखाया जाता है कि या तो 8% का एग्जाम्पल या फिर 4% का एग्जाम्पल, यानी कि 36 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, इन दोनों पर ध्यान नहीं देना है, इसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि करंट फंड की परफॉर्मेंस क्या है, तो उस हिसाब से लमसम अपना कितना पैसा बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्लान के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये प्लान ना 4 ऑप्शंस के साथ आता है, यानी कि लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी, फिर उसके बाद होता है डिक्रीजिंग कवर, और लास्ट है डिक्रीजिंग कवर विद कैपिटल गारंटी। अब इन चारों को
मैं आपको यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आपने क्या कहा कि मैं 1 लाख रुपए ही दे पाऊँगा प्रीमियम के, ठीक है, लेकिन मुझे जो लेवल कवर या सम एश्योर्ड चाहिए वो 1 CR का चाहिए, है ना, मुझे रिस्क कवर या प्रोटेक्शन 1 करोड़ की चाहिए। तो ठीक है, आपको दे दी गई, सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग। हो सकता है किसी को 50 लाख या 25 लाख का भी मिल जाए, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है। अब इसमें आता है लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी। तो मैंने कहा जी ये 1 लाख रुपए में 10 साल तक दूंगा, तो 10 लाख रुपए तो मैंने ही आपको दे दिए, ठीक है। तो क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है और रिस्क वाला प्लान है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कैपिटल है, ये 10 लाख रुपए हैं, ये एज इट इज़ बने रहें, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं इस प्लान को ना लेवल कवर विद कैपिटल गारंटी चुनता हूँ, मतलब यानी कि 1 करोड़ का तो मुझे इसमें इंश्योरेंस रहे, लेकिन जो मेरा सम एश्योर्ड या जो मैंने प्रीमियम पे किया है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी नीचे ना जाए, एक सर्टेन अमाउंट तक गारंटीड रहे, यानी कि 10 लाख रुपये तक गारंटीड मिले, मार्केट का उस पर कोई असर ना पड़े। फिर मैंने कहा तीसरा ऑप्शन है जी डिक्रीजिंग कवर वाला ले लूँगा मैं। क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि भाई आज सपोज करो जब इसने बंदे ने प्लान लिया था उसकी एज थी 35, ठीक है, आज इसकी घर की जिम्मेदारियों के हिसाब से इसे 1 करोड़ की ज़रूरत थी, लेकिन जब ये बंदा 55 के आसपास पहुंचा तो इसकी लाइफ की लगभग सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, है ना, पेरेंट्स का ऑपरेशंस वगैरह का खर्चा, खुद की लाइफ का भी खर्चा, वो सब पूरा हो गया। तो उसको लगता है कि 55 साल की उम्र में 35 लाख रुपए का इंश्योरेंस बहुत अमाउंट है, तो ना ये डिक्रीजिंग कवर के साथ लेता है और हर साल 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक सर्टेन अमाउंट के साथ एक सर्टेन पीरियड के बाद रिस्क कवर कम होते जाता है। अब इस रिस्क कवर को कम कराने से क्या बेनिफिट है? इसको कम कराने से ये बेनिफिट है कि जो ये 5,000 रुपये मैंने आपको स्टार्टिंग में ऊपर बताए थे ना कि आपको 5,000 रुपये के आसपास मोर्टालिटी चार्जेस एट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ये सब देना पड़ रहा है, ये सब बच जाएगा जैसे जैसे रिस्क कवर अपना कम अपन लेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे और फीचर की बात करते हैं। देखो, क्योंकि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है जहां पर कंपनी आपके बिहाफ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगी और म्यूचुअल फंड आगे शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल 10 फंड के ऑप्शन मिलेंगे जिनमें इक्विटी, डेट, डिबेंचर, इस तरह के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मिक्स वाले फंड्स होंगे। इसमें कुछ इंडेक्स फंड वगैरह भी रहेंगे, ठीक है। तो अब इन फंड के बारे में अपन आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये जो आपके जो चार्जेस लगने वाले हैं ना, लाइक मोर्टेलिटी चार्जेस, फिर ये एलोकेशन, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस, ये सारे धीरे धीरे करके ना आपको फ्यूचर में रिटर्न होते जाएंगे। हालांकि इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल में से काटा गया था वो पैसा भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस आ जाएगा। तो अब बात बनती है कि भाई ऐसा क्यों होगा, वापस क्यों आ जाएगा? भाई कंपनी है, वो देख रही है लॉयल्टी है भाई बंदे में, बंदा हमारे संग जुड़ा हुआ है, तो इसका पैसा भी हमें बाद में वापस कर देना है। अब एक और अच्छी बात यह है कि इस प्लान को आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र ऑप्शन के साथ भी ले सकते हैं। अब ये क्या है? सपोज़ करो एक पर्सन है जो कि इस प्लान को 95,000 रुपये हर साल दे करके ले रहा है, ठीक है, यानी कि 1 लाख से लिया 95,000, 5,000 रुपये वो सब कटने के बाद बचा। तो अब ये क्या है कि इसने इक्विटी वाला प्लान चुन लिया, यानी इक्विटी वाले फंड चुन लिए। अब इक्विटी में तो भाई बहुत रिस्क चल रहा है, क्यों? मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है भाई। अभी इस समय आप देख रहे हो वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल में कितनी दिक्कत है ना, कंट्रियाँ आपस में लड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इक्विटी जो होता है ना वो गिरने लगता है, तो आपके जो फंड की वैल्यू वो भी गिरने लगती है। तो आप क्या चाहते हो कि जो मैं पैसा तो एक साथ दे रहा हूँ, लेकिन वो पैसा ना पहले स्टार्टिंग में डेट में लग जाए, फिर धीरे धीरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में चला जाए, फिर वो धीरे धीरे करके इक्विटी में ट्रांसफ़र किया जाए। तो जो सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान है ना, ये इंश्योर करता है कि जो पर्सन का अमाउंट मिल रहा है उसको सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र किया जाए रिस्क की तरफ, है ना। और ऐसे ही जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेच्योरिटी का पीरियड आए तो उस टाइम पर भी इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके डेट वगैरह में इन्वेस्ट किया जाए, जिससे कि थोड़ी स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा इस प्लान में एक और ख़ास बात यह है कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की तरह भी इसे देखा जा सकता है। मतलब जब आपका मेच्योरिटी पीरियड हो गया, सपोज करो 40 साल पूरे हो गए, तो 40 साल के बाद आपके पास एक साथ मेच्योरिटी बेनिफिट आएगा, 1 करोड़, 12 लाख, 14 लाख जो भी आता है, सपोज करते हैं, है ना, 70-80 लाख आ गया मान के चलते हैं। तो जब वो पैसा वापस आया तो आप क्या करोगे? उस पैसे को अपने बैंक में डालोगे? नहीं। एक काम ये भी कर सकते हो कि एन्युटी बाय कर लो। एक काम ये भी कर सकते हो कि उसी पैसे को यहीं पर लगे रहने दो, क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड में तो लगा ही है, और उसी में से कुछ अमाउंट धीरे धीरे विड्रॉल करते रहो, और ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पॉसिबल है, यानी कि इसी प्लान में सिस्टमेटिकली विड्रॉल का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो ये थे सारे फीचर जो कि इस प्लान में मौजूद हैं। अब हमें डिटेल में इसे धीरे धीरे करके एक एक करके इस पर बात करेंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली हो, प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आगे सुनने की इच्छा ना हो तो वीडियो को यहाँ पर क्विट भी कर सकते हैं। वैसे मैं आगे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे मिस्टर कुमार का, जो कि 30 साल की एज है जिनकी, और वो ऑप्शन लेवल कवर 1 के संग जा रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड इन्होंने मांगा है। 40 साल का प्लान लिया है ना, 40 साल का प्लान लिया और 10 साल पे करेंगे। 10 साल में कितने दे देंगे? 10 लाख रुपए दे देंगे जी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 40 साल का प्लान है, और अगर कुछ बीच में हो जाता है, सपोज करो पहली किस्त दे दी, दूसरी दे दी और तीसरी पर बेचारे एक्सपायर हो गए, तो 1 CR तो इमीडिएटली उनकी फैमिली को रिस्क कवर मिल जाएगा, है ना। ये रिस्क कवर का पैसा होगा। लेकिन अगर प्लान सही सलाह चलता रहा और 40 साल पूरे हो गए, अब ये हमारे जो साहब हैं, ये जो जिनकी 30 साल एज थी, वो आज 70 की एज पर स्टैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इस प्लान को विड्रॉल किया, तो इनको इनका लमसम लगभग 1 करोड़ 12 लाख के आसपास मिल गया, जो कि एक अच्छा अमाउंट है ना। तो ये रहा ऑप्शन 1। अब इसी को लेवल कवर गारंटी के साथ देखें, तो अगर मान लो अगर पैसा डाउन में भी जाता है तो भी इसको 10 लाख रुपए तो फिक्स ही रहेगा कि मेरा इससे कम नहीं जाने वाला है। मार्केट प्लान है, रिस्क है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप लेवल कवर के संग गारंटी वाला ऑप्शन ना चुनें। अगर आप चुनना है तो डिक्रीजिंग कवर वाला चुनें, इससे क्या है आपकी मोर्टेलिटी चार्जेस बच जाएंगे, है ना। और समय के साथ आपको रिस्क कवर की नीड भी कम हो जाती है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट प्लान रहेगा, है ना, जिसे हम कहते हैं ऑप्शन सी, डिक्रीजिंग कवर, है ना, विदाउट कैपिटल गारंटी। उसमें भी आपको कैपिटल गारंटी नहीं लेनी है, क्योंकि 10 लाख रुपए की कैपिटल की क्या ही गारंटी लेना, है ना। वो तो ऑब्वियसली 40 साल में कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही भी, म्यूचुअल फंड में है तो, ठीक है। तो अगर डिक्रीजिंग लेवल कवर के साथ लिया जाए ना, तो क्या होगा, तो ये होगा कि सपोज करो मिस्टर कुमार है, उनकी 35 की एज है, उन्होंने प्लान ले लिया, और जो प्लान लिया था ना उसमें उन्होंने 1 करोड़ का रिस्क कवर लिया, ठीक है, 1 CR का उन्होंने रिस्क कवर लिया, और क्या हुआ कि वो एक्सपायर हो गए अपने 35 की एज पर, 35वीं पॉलिसी ईयर पर, ठीक है। तो अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग सिस्टम में अपन ने लिया था, तो जो उनकी डिक्रीजिंग वैल्यू उस समय बनी, तो उनको 50 लाख रुपया मिला, ठीक है। वो सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक्सपायर हुए, और इस पीरियड में क्या था कि जो उनकी फ़ंड की वैल्यू थी वो लगभग 35,000 रुपये तक पहुँच गई थी, 35 लाख रुपये तक, सॉरी, है ना। और जो इनका सम एश्योर्ड था वो क्योंकि ज़्यादा था फंड वैल्यू से, तो इनको सम एश्योर्ड वाला 50 लाख रुपए का अमाउंट मिल गया। तो डिक्रीजिंग कवर वाला भी मुझे बेस्ट लगता है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, लाइक इसमें राइडर्स भी हैं। अब ये राइडर क्या होते हैं? देखो, राइडर होते हैं एडिशनल कवर्स। अब ये एडिशनल कवर कैसे हुआ? सपोज करो कोई पर्सन है जो कि एक्सीडेंट से मर गया, है ना। तो ये जो एक्सीडेंट होता है ना, इस केस में जो उसका जो सम एश्योर्ड है ना, जो सम एश्योर्ड था 1 CR का, वो 2 CR मिलेगा, ठीक है, डबल मिलेगा सीधे। तो ये राइडर ये काम करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा राइडर इसमें चूज़ करने चाहिए। एक राइडर आप चूज़ कर सकते हो जो कि मेरा फेवरेट है, वो है वेवर ऑफ प्रीमियम, है ना, राइडर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है जो कि परमानेंटली डिसेबल हो गया और वो अब प्रीमियम नहीं दे सकता, ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट अब वो पे नहीं कर सकता। देखो, डेथ तो ही नहीं है जो उसको सम एश्योर्ड मिल जाए, तो कम से कम प्रीमियम का वेव ऑफ ही मिल जाए। तो ये बेनिफिट वाला राइडर मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये लेना चाहिए बंदे को। और बाकी जो दूसरे राइडर हैं वो मुझे उतने समझ में नहीं आते, हालांकि इसमें कई सारे राइडर हैं, लाइक इनकम बेनिफिट राइडर, मतलब यानी कि सपोज करते हैं कि जो पर्सन है वो डिसेबल हो गया। अब डिसेबल हो गया तो एक तो उसको प्रीमियम वेव ऑफ वाला राइडर लेना चाहिए ताकि प्रीमियम वेव ऑफ हो जाए, साथ ही उसकी ना एक इनकम और बन जाए, कितनी इनकम की, जो उसका जो ओवरऑल सम एश्योर्ड है ना उसका 1% उसको मंथली आना शुरू हो जाए। अब क्योंकि 1 CR का इंश्योरेंस है भैया, तो 1 CR का 1% कितना हुआ, तो ये हो गया लगभग 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए सम एश्योर्ड का इसको मिल जाए मंथली के हिसाब से नेक्स्ट 10 ईयर तक, तो ये तो एक अच्छा इनकम हो जाएगा। तो 1 CR का देखो इंश्योरेंस सबको तो नहीं मिलेगा, और ये राइडर भी हो सकता है कि सबको इस अमाउंट के साथ ना मिले, माने यानी कि 1 करोड़ वगैरह वगैरह ऐसे नहीं मिले, और इसमें कुछ कैपिंग भी होगी, मतलब मंथली 50,000 तक ही जाएगा या 60,000 तक जाएगा, ऐसे करके कैपिंग भी होगी। तो वो जब आपका जो मतलब अंडर राइटिंग होगी ना, उस टाइम पर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। बट यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसका मीनिंग यही है कि आपका जो रिस्क कवर का है ना, प्योर रिस्क कवर जो आपने इसमें ले रखा है 1 करोड़ का या 50 लाख 25 लाख का, उसका 1% का आपको आता रहेगा, ठीक है, मंथली। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसके अलावा हेल्थ प्लस ऑप्शन और है एक, ये भी एक तरह का राइडर है ना। अब जब आप जो कि 60 क्रिटिकल इलनेस को कवर करता है। क्रिटिकल इलनेस क्या होती है? ऐसी स्थिति होती है जो कि मतलब यानी कि आदमी को लगता है कि अब तो निकल ही जाएंगे, ठीक है।
तो वो जो कंडीशन होती है लाइक कोई हार्ट डिजीज़ हो गई, पैरालिसिस हो गया, है ना, हालांकि पैरालिसिस तो वो कम्प्लीटली डिसेबिलिटी में आ जाता है, और कैंसर हो गया, तो ये क्रिटिकल इलनेस होती है। तो इस क्रिटिकल इलनेस के दौरान ना एक अच्छा लमसम अमाउंट अपने को मिल जाता है, जिसमें कि अपना मेजरली यहाँ पर इन लोगों ने कैंसर को कवर किया है, और कैंसर की कई सारी स्टेजेस और सिस्टम मतलब अलग अलग चीज़ों को कवर किया है। तो राइडर तो मेरे को देखो इसमें अच्छे लगे, है ना, और मैं अप्रिशिएट करूँगा HDFC बैंक को कि इतने अच्छे राइडर एलोकेशन पॉलिसी बना रहा है। चलो अब चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। तो देखो चार्जेस तो इसमें है, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस ये आपको हर पॉलिसी में देखने को मिलेगा, और ये ट्रेडिशनल पॉलिसी है तो इसमें भी है। पहले ईयर 12.5%, दूसरे ईयर 7%, तीसरे ईयर 6% और चौथे ईयर से 3.5% हो जाएगा, 5वें ईयर से एनुअली ख़त्म हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और क्योंकि 10वें ईयर से आपको ये वापस भी आ जाना है, तो मुझे लगता है कि अगर दे दिया तो कोई उतनी बुराई नहीं है। देखो एजेंट का भी तो कमीशन कंपनी को देना पड़ता है ना, तो फिर ये सब चार्जेस लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा आ गया पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जो कि कुछ खास नहीं है, आपको ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तो वो मुझे उतना बुरा नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस यहाँ पर थोड़ा कंपनी को काम करना चाहिए, क्योंकि 1.35% पर एनम का आपको चार्जेस देना पड़ रहा है, जो कि ज़्यादा है। देखो कहीं अगर तुम डायरेक्ट प्लान लेते हो म्यूचुअल फंड का, तो उसमें अपने को 0.75% देना पड़ता है, हालांकि रेगुलर प्लान में ज़्यादा लगता है, बट ओवरऑल थोड़ा सा इसको रिड्यूस किया जा सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी आपको वापस हो जाएगा, है ना, जब आप अपने 10th ईयर ऑफ पॉलिसी को कंप्लीट अचीव कर जाते हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपको ये रिफंड नहीं होते हैं, है ना। तो उस केस में अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए कि म्यूचुअल फंड और ये पॉलिसी, तो देखो इंश्योरेंस भी एक अच्छा अमाउंट के साथ मिल रहा है। म्यूचुअल फंड जैसा आप लेते हो वैसा ले रहे हो, जो एलोकेशन चार्जेस लग रहा है, जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस लग रहा है, वो सारा रिटर्न भी हो जा रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड में वो रिटर्न नहीं होता है। तो अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर ये प्लान बेटर बनता है। मोर्टेलिटी चार्जेस ये भी रिटर्न हो जाएंगे, है ना। अब ये मोर्टेलिटी चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो देखो जिस हिसाब से तुम्हारा रिस्क कवर है उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारी ये मोर्टेलिटी चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। और अगर तुम इतने हाई अमाउंट का 1 CR तक का इंश्योरेंस लेते हो ना, तो समझ लो कि अच्छे खासे मोर्टेलिटी चार्जेस जाएंगे, साल का 10 से लेकर के 15,000 रुपये तो इसमें चले ही जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। भाई 1 करोड़ का आपको रिस्क कवर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली एक मेरी सिस्टर को पॉलिसी दिलवाई थी, तो वो 50 लाख की सम एश्योर्ड की थी, तो उसमें उनको लगभग 900 रुपये मंथली के हिसाब से देना पड़ रहा है, लगभग साल के 12,000 रुपये के आसपास पड़ता है ना। तो वो 50 की है, तो अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो 25,000 रुपये तो मंथली बनता है, यानी कि लगभग 30,000 रुपये सालाना। तो अगर आपने 1,00,000 रुपये दिया है इंस्टॉलमेंट, तो 30,000 रुपये अगर ये लोग ना इसके काट लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस के कह लो या रिस्क कवर के, और 70,000 रुपये तुम्हारे इसमें चले जाते हैं, तो तुम सोचते हो कि यार बिल्कुल कुछ नहीं बना, तो वो गलत नहीं है। यहाँ पर वो जस्टिफाई होता है, क्योंकि तुमने भाई 1 CR एक बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस लिया है, ठीक है। इसके बाद गारंटी चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस छोटे मोटे चार्जेस हैं, बट ये सब इन फ्यूचर आपको रिटर्न हो जाएंगे, है ना। पॉलिसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि अगर कोई किसी की समझ में आती है पॉलिसी, तो वो ले भी। अब ये देखो रिटर्न है चार्जेस के, तो 2x 3x मोर्टेलिटी चार्जेस वापस हो जाएगा, है ना। कौन सी ईयर से? 11वें से लेकर के 24वें ईयर तक सारा पैसा आपको वापस आ जाएगा, है ना। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो है 10वें ईयर से सारा का सारा वापस आ जाना है। फिर इसके बाद कमाल की बात यह है कि फ़ंड मैनेजमेंट चार्जेस के लिए भी इसमें यह है कि आपका जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो भी फ्यूचर में सारा का सारा वापस आ जाएगा। ये तो कि ये रहा फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जो कि आपके 85th ईयर से आपको वापस आना चालू हो जाएगा, या फिर पॉलिसी मेच्योरिटी के टाइम पर सारा का सारा रिटर्न आ जाएगा। इसके अलावा गारंटी के चार्जेस जो थे, वो आपका जो लेवल कवर गारंटी जो कि मैंने आपको बोला था कि वो अवॉइड करना है, वो लेना नहीं है, तो वो भी पैसा वापस आ जाएगा। इसके अलावा मेच्योरिटी बूस्टर भी है, 1% आपको जो आपकी एनुअल प्रीमियम का है वो और इसमें एड ऑन करके मिलेगा। तो यूँ समझ लो कि कहीं ना कहीं थोड़े से चार्जेस का पैसा यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 30 दिन के बच्चे के लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं, और 60 साल का पर्सन भी इस प्लान को ले सकता है। और अगर मैं बात करूँ कि कैसे इस प्लान को लिया जाए, तो 30, 40, 50 जितना चाहे आप उतने साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं, है ना। और 99 ईयर्स तक की एज तक के लिए लिया जा सकता है, काफ़ी लंबे पीरियड तक के लिए है। और चाहे तो रेगुलर प्रीमियम दीजिए, चाहे तो लिमिटेड प्रीमियम दीजिए, 20 साल 25 साल प्रीमियम दीजिए, फिर बाकी अपना जैसा आपको सही लगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। और अगर मिनिमम कितने से स्टार्ट किया जाता है, तो मंथली 4,500 रुपये से ही ये प्लान स्टार्ट हो सकता है। तो प्लान मुझे ठीक लग रहा है यहाँ तक।
अब बात करते हैं सम एश्योर्ड। तो इसमें जब आप प्लान देखोगे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि ये कह रहा है कि 10x 7x 5x ही इसमें इंश्योरेंस आपको मिलेगा, है ना। लेकिन ये सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग है, जितने का आपका अंडर राइटिंग का अप्रूवल आ जाता है उतने का आपको वो मिल जाएगा। आपके पास सिर्फ ITR की कॉपीज़ होनी चाहिए, आपके 3 4 5 साल के जो ITR हैं वो भरे हुए होने चाहिए, तो आपको पैसा मिल जाएगा, सॉरी मतलब इंश्योरेंस इसमें मिल जाएगा अच्छे खासे अमाउंट का, है ना। और मेचोरिटी के केस में आपको फंड वैल्यू मिलेगी, है ना, प्लान पूरा होने पे। और अगर डेथ का केस हुआ तो सम एश्योर्ड आपका है ही 1 CR का, और फंड वैल्यू अगर उससे ज़्यादा होगी 1 CR से तो आपको फंड वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब प्रोन्स एंड कॉन्स की बात करें तो हाई सम एश्योर्ड इस प्लान को खास बनाता है ना। हाईएस्ट रिस्क कवर इसमें जो मिलता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा जो रिटर्न ऑफ चार्जेस, सारे चार्जेस भी रिटर्न हो जाएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात लगी, है ना। और फंड की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गई है, तो मैं HDFC की साइट पर अभी आपको जा करके फ़ंड की परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाऊँगा। आप चाहो तो खुद से, या मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी मैंने HDFC के फ़ंड की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं और वो काफ़ी अच्छी हैं, है ना। उसमें अगर आप इक्विटी के फ़ंड की बात करें तो 25% तक का ग्रोथ दिखता है, जो कि SIP में लगभग 15% तक तो आता है ना। अगर लाइफ टाइम की अगर बात करें तो 12% तो अपने को दिखता है, और SIP मोड में ये लगभग 9% तक तो हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल प्लान ठीक है और इसके रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं। और खासकर अच्छी बात ये है कि बिजनेसमैन्स के लिए भी अवेलेबल है। बिजनेसमैन्स को टर्म प्लान नहीं मिलते हैं, बिकॉज टर्म प्लान एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है जब जा करके दिया जाता है, बट इस प्लान में क्योंकि अवेलेबल है तो बिजनेसमैन भी इस प्लान का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनके पास भी 3 4 साल की ITR की रिपोर्ट्स है, उनको वेरिफिकेशन के बाद ये प्लान दिया जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, और कोई सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो और ना ही अपने कमेंट्स छोड़ते हो। प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे भी तो पता चले कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा हो रहा है आप लोगों का भी।